गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10वीं के नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोलॉजी पार्ट का सेकंड चैप्टर। और हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अवर इन्वायरमेंट, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पेज पे, और साथ में हमारे पर्यावरण अवेयरनेस, एवोल्यूशन के अवेयरनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये HDC जो एग्जाम होता है कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए एग्जाम के बेस के साथ साथ जर्नल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए आज के जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कौन कौन से इसमें कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जो कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। परिचय देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इस पर्यावरण में प्रेजेंस जो भी फैक्टर्स जो पार्टिसिपेट करता है इस इकोसिस्टम में, उनके बीच में किस तरह से इंटर्नशिप होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इन दोनों में किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है तो वो देखेंगे। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ये सेकंड टॉपिक रहेगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है, ये देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, यहाँ पे देखेंगे कि इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म, फूड चेन एंड फूड वेब, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड किस तरह से बनता है, कि उसमें जीव संख्या के आधार पे, जीव भार के अनुसार या इनमें संचित जो एनर्जी होता है उनके आधार पे देखेंगे। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि पदार्थों का जो प्रवाह होता है वो एक साइकिल के रूप में चलता है, और यहाँ पर जो साइकिल, एक ही साइकिल पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन साइकिल। इसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम में मनुष्य के इंटर हस्तक्षेप करने के कारण से इस पर्यावरण पे क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। जनरली इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो भूमि का प्रदूषण होता है, साथ ही ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है, और बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह, जो इनमें बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो मनुष्य ने जहाँ जहाँ अपना हस्तक्षेप किया, जहाँ जहाँ मनुष्य ने कदम रखा, वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, ये जो टॉपिक है बहुत लंबा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको हम दो वीडियो लेक्चर में मैं इसको समाप्त करूंगा। एक ही वीडियो लेक्चर में मैं समाप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो आपको ज्यादा समझने में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है, इसलिए जो टॉपिक है उसको मैं अपने 2 वीडियो लेक्चर में पूरा करूंगा। तो चलिए, हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट यहाँ से होता है कि परिचय। तो जनरली हम देखते हैं कि प्रकृति में, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे जीवधारी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, पौधे, पेड़ पौधे एवं जंतु, मालूम है कि कभी भी अकेला ये जीवन यापन नहीं कर सकता है ना। और ये जीवधारी एक दूसरे से बहुत ही क्या होते हैं, संबंध होते हैं, इसमें संबंधित होते हैं। और जब इनमें संबंधित हो जाते हैं तो हम उनको समुदाय कह देते हैं, आपस में जब इनमें संबंध होते हैं जनसंख्या में। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जनरली ये जो टॉपिक है इकोसिस्टम, ये पर्यावरण विज्ञान बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल जो साइंस होता है उसी के अंतर्गत ही इकोलॉजी शब्द यूज किया जाता है। इसके लिए इकोलॉजी में ही इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण अंग्रेजी में इन्वायरमेंट
कहा जाता है। और ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द परि का मतलब होता है चारों ओर, और एक होता है आवरण, मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है। और यह हमारे ये जो पर्यावरण है ये हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं, चाहे वो जैविक रूप हो या अजैविक। जो अबायोटिक और जो बायोटिक रूप से ये क्या करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। यहाँ पे बायोटिक का मतलब मैं नेक्स्ट अपना जो स्लाइड है उसमें मैं शेयर करूंगा, डील हो जाएगा वहाँ पे, अजैविक भी डील हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के लिए कहीं कहीं कुछ ऐसे इस इकोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी होता है, इकोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली है उनका प्रयोग बहुत बार यहाँ पे बीच बीच में आएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है जीव। तो जीव का मतलब होता है जीवित वस्तुएं। जीवित वस्तुएं जीव कहलाती हैं क्योंकि इनमें बृहद स्तर के संगठन देखे जाते हैं और उन्हें इंडिविजुअल भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव का इंडिविजुअल अस्तित्व भी होता है और यह जीव स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है। यह जो जीव है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, साथ में बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये फंजाई भी हो सकता है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है और इसका जो उद्देश्य जो होता है, ठीक है, इस जीव का जो पर्पस जो उद्देश्य होता है वह कि जीव के किसी भी जीव का जो रूप होता है, चाहे वो फिजियोलॉजी कारिकी के रूप में व्यवहार या उस डेस्टिनेशन या जो अनुकूलन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुकूलन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, एडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन का भी इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यही होता है जीव। तो सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर है जनसंख्या। तो जनसंख्या पॉपुलेशन, तो इस हम जानते हैं कि किसी भी एक मिनट बिठाते हैं, बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या में क्या होते हैं, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र बोल सकते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, पाए जाने वाले जीवो शब्द है ना, चाहे वो एनिमल हो या एनिमल है, जीवो एनिमल हो या प्लांट हो, इस जीवों के समूह किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। और ये जो जनसंख्या में क्या होते हैं, जितने भी समस्त जीव होते हैं, प्लांट एनिमल, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये आपस में रह के अंतः क्रिया इंटरेक्शन भी इनमें होता है। आपको मालूम होगा कि किसी भी कारण से या एक समय की अवधि में जब इनके जनसंख्या में जब पॉजिटिव चेंजेस आती है तो इसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि होती है जब उनमें क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो वो कभी कभी जनसंख्या वृद्धि में कमी भी हो सकता है। कमी कब होता है, जब उनमें मृत्यु होता है ना। मृत्यु होने की वजह से, विलुप्त होने की वजह से क्या होते हैं, किसी भी जीव की जनसंख्या में वृद्धि या कमी देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो समुदाय कहा जाता है, कम्युनिटी। तो किसी मैंने अभी यहाँ पे जनसंख्या पढ़ा था, बताया मैंने यहाँ पे क्षेत्र और यहाँ पे विशेष, ठीक है, और यहाँ पर है आपका प्लांट और एनिमल, ये दोनों जीव है ना। तो बोल सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, ये जो क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष में सभी प्रजातियां जो पादप एवं जंतुओं आदि के जो समूह होते हैं और इनके बीच में जो पारस्परिक क्रिया होते हैं उसे कहा जाता है समुदाय कहा जाता है। ठीक है, क्लियर ना, समुदाय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे इकोलॉजिकल कंपोनेंट, यहाँ पे पारिस्थितिक घटक कहा जाता है। तो पारिस्थितिक घटक में एक्चुअली क्या होते हैं कि पारिस्थितिक तो संरचना की दृष्टि से प्रायः सभी पारिस्थितिक तंत्र एक ही जैसे होते हैं, केवल उनके सदस्य वातावरण के अनुसार बदल जाते हैं।
तो पारिस्थितिक तंत्र में जिन वस्तुओं का बना होता है, याद रखना, ये जो जिन वस्तुओं से ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, तो किससे किससे बना है इकोसिस्टम? ये इकोसिस्टम बना है आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट और अबायोलॉजिकल कंपोनेंट, अबायोटिक और बायोटिक कहा जाता है। तो इसे ही कहते हैं आपका इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। और इस इकोलॉजिकल को जो प्रभावित करते हैं उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र वातावरण का महाभाग या परिवर्तन जो इकोसिस्टम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं आपका इकोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं आगे वाले पार्ट में कि हम अभी बात कर रहे थे कि इनमें बायोलॉजिकल इकोसिस्टम क्या होता है, जो बायोटिक और अबायोटिक दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है। तो इनमें बायोटिक और अबायोटिक में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, तो इनका अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पर्यावरण में, ठीक है, किसी भी पर्यावरण में छोटे और बड़े सभी जीव जंतु रहते हैं और ये भोजन, प्रजनन और सुरक्षा जैसे ये इनकी आधारभूत आवश्यकता होती है और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं बायोटिक और अबायोटिक रूप से दोनों पे क्या होते हैं निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बायोटिक है और ये अबायोटिक है। तो मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, पौधा मतलब इसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं और ये जो प्रोड्यूसर होता है सन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से ही अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इस प्लांट से जो विषम हेटेरोट्रॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस कंज्यूमर से फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे से बोल सकते हैं कि ये भोजन पे क्या है, एक दूसरे भोजन पर क्या है, एक दूसरे से ये भोजन में क्या है संबंध स्थापित करता है। और यहाँ पर जो संबंध है देखिए, ये संबंध एक चेन के फॉर्म में भी हो सकता है और ये बहुत सारे चेन आपस में मिलके भी ये बना सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब के द्वारा और साथ में पिरामिड की सहायता से ये भोजन पे क्या होते हैं निर्भर होते हैं। और यही हम बात करेंगे ये जो अबायोटिक होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल रूप में यहाँ पे एनर्जी, प्रकाश और एनर्जी जो लाइट और टेम्परेचर और एयर है ये भी फिजिकल फॉर्म में ही यहाँ पे क्या होते हैं इनके साथ संबंध है। इन बायोटिक के साथ में इनका संबंध है। कैसे संबंध है? जैसे सूर्य है तो सूर्य से ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा चाहे वो लाइट हो, प्रकाश हो, है ना। और लाइट में टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि ये भोजन किस टेम्परेचर पे ये भोजन बनाएगा। तो और इसको वायु छोड़ता है लेकिन CO2 लेता है ये, तो ये है ना एक दूसरे से आखिर में इनमें क्या हुआ संबंध हुआ, क्योंकि सजीव और निर्जीव मतलब जो बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट के बीच की जो निर्भरता होती है वो पौधों और जंतुओं के जीवन पर, चाहे वो मिट्टी हो, मैंने यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे एक शब्द मिट्टी और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो जो मिट्टी होता है, हवा होता है, पानी होता है, जलवायु, मौसम आदि पर क्या है ये एक दूसरे से क्या करते हैं प्रभावित कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे से किस तरह से क्या है इंटर रिलेशनशिप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस पारिस्थितिक तंत्र को जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, है ना, उसको कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इकोलॉजी शब्द कहा जाता है। और इस इकोलॉजी शब्द को पहली देने वाले 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने बायो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और इस इकोलॉजी को 1869 में क्या किया था,
परिभाषित किया था और इसका मतलब परिभाषा क्या है इसका, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है इसको इकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। ठीक है, तो इको का मतलब होता है होम, घर। ठीक है, और लॉजी मतलब लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी मतलब घर का जो अध्ययन करते हैं, घर की एक व्यवस्था के रूप में। क्योंकि अर्नेस्ट हैकेल ने जब 1866 में जब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने इस जो हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, हमारा जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इस नेचर को एक क्या माना था, एक घर के रूप में इसको व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए प्रयोग किया था। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे पारिस्थितिक पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से उनके वातावरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इससे आगे धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, इसमें इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धान का किस तरह से यहाँ पे इकोसिस्टम है। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये धान है। ठीक है, तो धान के बोने के लिए यहाँ पे हमको सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, साथ में यहाँ पे पानी चाहिए H2O। ठीक है, साथ में यहाँ पे लाइट चाहिए, प्रकाश। ठीक है, क्लियर, और एयर चाहिए। ठीक है, ये हुआ अलग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर रहते हैं कि ये जो प्लांट है, यहाँ से शुरू करते हैं, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से एनर्जी के द्वारा ये जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूसर का फॉर्म करता है। ठीक है, और देखिए प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे ये खाने वाले हैं कंज्यूमर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये बायोटिक पार्ट हुआ, और ये वाला जो पार्ट हुआ है ये है अबायोटिक पार्ट है। क्योंकि सॉइल, H2O, लाइट, एयर, ये सब अबायोटिक मात्र। अब इस धान को उगाने के लिए यहाँ पे आपको मालूम है यूरिया का भी यूज करते हैं, है ना, साथ में ह्यूमस वगैरह यूज करते हैं। तो ये सभी किस में आता है, अबायोटिक में आता है। और यहाँ पर देखिए इस बायोटिक में आता ये प्लांट के साथ साथ ये प्रोड्यूसर के साथ ये जो कंज्यूमर है, ये पूरे कंज्यूमर इसमें जो धान का जो इकोसिस्टम है, इस धान के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी भी धान के खेत में जो प्रमुख उत्पादक धान के पौधे ही हैं, और कई प्रकार के जीव धान के खेत में पनपते हैं, और जिनमें से कई खेत की मिट्टी में तो कई खेत में भरे पानी में। तो कई धान के पौधे पर ही पनपते हैं और कई समय समय पर खेत में आते जाते रहते हैं। तो आपको मालूम है कि धान के खेत में जानते होंगे कि धान के खेत पे खरगोश भी पहुंचते हैं, गिलहरी, चूहा, बीज खाने वाले पक्षी, साथ में जो मकड़ी वगैरह, शाकाहारी जो कीट वगैरह होते हैं ये सभी, और साथ में जो मेढक वगैरह होते हैं, और ये मछली भी, यहाँ पे मछली पालन भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप भी बोल सकते हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट है, और दोनों कंपोनेंट ही आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इससे और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक दूसरे से कितना मल्टी डायरेक्शनल यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, चाहे वो खरगोश हो, आपका गिलहरी हो, चूहा हो, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी कंज्यूमर नंबर 1 है, C1 है ये, C1 है ये, है ना, फिर ये C2 पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे से मल्टी डायरेक्शनल है। तो हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से और इसको आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो है आपका फूड चेन। आप यहाँ पे फूड चेन के माध्यम से समझ सकते हैं, फूड चेन के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको।
एक मिनट, फूड चेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फूड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड चेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो सन है, सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर देखिए प्लांट, यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, इस सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ पर इनको वाटर मिलता है, H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस। और ये पौधे हरे होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल भी है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी उत्पादन करता है और इसको, मतलब ये प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। और इसको ये क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये शाकाहारी हिरन, और इस शाकाहारी को खाने वाले ये हो गया आपका मांसाहारी हो गया, ठीक है। तो यदि हम इसको ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये T1 जो प्लांट है वो ट्रॉपिक लेवल T1, ये T2 और ये आपका T3 हुआ। यदि हम कंज्यूमर के फॉर्म में देखें तो ये जो शाकाहारी जो हिरन है ये कंज्यूमर नंबर 1 है, क्योंकि ये तो प्लांट ये प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर है, तो ये इसको कंज्यूमर नहीं बोल सकते। तो आपका जो शाकाहारी है वो C1 और आपका जो यहाँ पर जो मांसाहारी लायन है वो हुआ C2। तो ये कंज्यूमर C1 C2, ये एक क्या हो रहा है, जो एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल में एक सीक्वेंस फॉर्म में फ्लो हो रहा है। और यदि इसी को हम टॉपिक फॉर्म में देखें तो जो टॉपिक फॉर्म में जो ये प्लांट है ये T1 है और ये T2 है और ये आपका T3, ठीक है। क्लियर, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी पारितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में जो उत्पादक ये जो प्लांट है, यहाँ से जो हाई कंज्यूमर तक क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स है, फूड मटेरियल का या एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, सीक्वेंस फॉर्म में यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ऐसे चेन को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इतने हैं फूड वेब। तो ये जो फूड वेब है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर एक प्लांट है और इससे जो एनर्जी जो फ्लो हो रहा है या ऊर्जा का उत्पादन जो प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, इसका कई चेन है इनका। जैसे कि ग्रास हॉपर को मेढक खा रहे हैं, मेढक को सर्प खा रहे हैं और सर्प को ये बाज खा रहे हैं। लेकिन यही हम इसी पौधे को खरगोश खा रहे हैं, खरगोश को बाज खा रहे हैं, है ना। और साथ में चूहा भी खा रहा है, चूहा को ये भी खा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो एनर्जी का जो फ्लो है या फूड मटेरियल का जो स्थानांतरण है क्या हो रहा है, ये मल्टी डायरेक्शनल में हो रहा है। कैसे हो रहा है, मल्टी डायरेक्शनल में हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर एक जाल नुमा संरचना बना लेते हैं। तो उसको कहा जाता है फूड वेब या खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। और एक ऐसा डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्लियर। इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लीजिए इस फूड वेब में एक फायदा होता है, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण होता है वो बैलेंस रहता है। बैलेंस रहने का फायदा ये है, देखिए जैसे मान लीजिए पौधे को खाते हैं चूहा, और चूहे को खाने के लिए यहाँ पे डिपेंड कौन है, कि आपका बाज और यहाँ पे सर्प। लेकिन मान लीजिए चूहा मर गया तो भी इस सर्प और इस बाज को एनर्जी मिल सकता है दूसरे जीव के माध्यम से, ये रैबिट और साथ में इधर इससे मेढक के माध्यम से सर्प को भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो फूड वेब होता है वो पर्यावरण को क्या करते हैं, बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। लेकिन यदि हम यही बात यदि हम खाद्य श्रृंखला में देखें तो आप देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में देखें तो हम खाद्य श्रृंखला में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश से ये जो प्लांट भोजन बनाता है और भोजन से ये पौधे को खा के ये शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं और शाकाहारी से ये मांसाहारी। लेकिन यदि इस शेर को ये लायन नहीं ये जो डियर है हिरन ये नहीं मिला तो ये जो शेर है भूखा मर जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एक
फूड चेन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए घास का मैदान है, घास का मैदान का यदि फूड इकोसिस्टम की बात किया जाए तो यहाँ पर यदि ये हीरा नहीं रहेगा तो जो लायन है से ये अपने आप मर जाएगा, क्योंकि एक चेन के फॉर्म में है, एक क्रमबद्ध सीक्वेंस फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही बात यदि इसमें देखा जाए तो आज फूड वेब में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, जबकि फूड चेन में क्या है, वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल था वहाँ पे, ठीक है पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम इन द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि एनर्जी जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं एयर के माध्यम से, इसको CO2 मिल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको फिर से, और ये ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है। इस प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर। एक मिनट, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि यदि इसको देखा जाए ट्रॉपिक लेवल से तो ये T1 हो जाएगा, और ये आपका T2, और ये आपका T3, और ये आपका T4। यदि इसी को कंज्यूमर फॉर्म में देखा जाए तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये C3, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मृदा है, मृदा से जल और पोषक तत्व ये पौधे ले रहे हैं, और साथ में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की प्रकाश से एनर्जी लेके ये भोजन बनाते हैं और इसको CO2 को छोड़ देता है, ठीक है। मिट्टी है, अब मिट्टी कैसे देखिए, ये प्राइमरी C1 C2 C3 लास्ट में C3 यहाँ पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो गया है, मर गया, और मरने के बाद मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी से हमको पोषक तत्व मिलता है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फूड श्रृंखला है इसमें क्या होता है, ये विभिन्न चरणों में भोजन और ऊर्जा का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। और उदाहरण के लिए और यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए हरा पौधा, टिग्गा, मेढक, सांप, और आपको सूक्ष्म जीव ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा दिया है। T1 देखिए, ये T1 है, T2, 3, 4, 5, ठीक है। तो क्लियर है कि इसमें जो प्रत्येक प्रकार के जो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर के जो अरेंजमेंट हो, देख लीजिए इसमें किस तरह से अरेंजमेंट है, और इसे संरचना निर्मित होता है। और कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं कि इसको ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसी प्रकार प्रत्येक भोजन श्रृंखला में उपस्थित भोजन का जो लेवल है, जो फूड लेवल होता है, ये जो फूड लेवल है इसको आप ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और प्रत्येक प्रकार के जो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर जो हरे पौधे हैं, प्रोड्यूसर जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, T1 होते हैं। ट्रॉपिक लेवल में मैंने बताया, तो ये क्या होते हैं, T1 होते हैं, ठीक है, T1 होते हैं। और यहाँ क्योंकि पौधे प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए रासायनिक ऊर्जा के रूप में, मालूम है ATP के फॉर्म में होता है, और हरे पौधों में संचित जो भोजन होता है वो ऊर्जा शाकाहारी जंतु हर्बीवोरस का उपयोग की जाती है। और इस प्रकार ये क्या होते हैं, टॉपिक लेवल 2 बनाते हैं। और जो प्राइमरी जो कंज्यूमर भी कहा जाता है इसको, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और इस प्रकार द्वितीय कंज्यूमर से थर्ड टॉपिक लेवल 3 बनाते हैं, है ना। और द्वितीय कंज्यूमर जिसे प्राथमिक मांसाहारी बोल सकते हैं, या जो टॉप कैर्निवोरस या तृतीय श्रेणी के जो कंज्यूमर होते हैं, और उसका T4। और इसी प्रकार धीरे धीरे जीव क्या हो जाते हैं, जीव की मृत्यु हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से जीवों की मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं, उनके जो मृत शरीर से क्या बनते हैं, डिकम्पोजर बनते हैं क्या बनते हैं, डिकम्पोजर बनते हैं। और पांचवे जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो T5 का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, पोषक स्तर का प्रभाव होते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट जो है उसमें आपको और ही क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पर इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक लेवल, एक्चुअली जो टॉपिक लेवल यहाँ पे जो हो रहा है वो एक बायोटिक कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर वाले जो है वो प्रोड्यूसर है पौधे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे उत्पादक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादक किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्पादक प्रोड्यूसर मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले स्वपोषित पौधे होते हैं जो कि सामान्यतः क्लोरोफिल वाले जीव होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, ये जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर परपोषी जीव कहा जाता है और जो स्वयं अपने लिए भोजन नहीं बना सकते बल्कि भोजन हेतु किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, और तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। और इस कंज्यूमर को इस जो कंज्यूमर है इसको चार भागों में इसको बांटा गया है। ये पहला, ये आपका सेकंड, ये टर्शरी और ये टेटरी, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्राइमरी कंज्यूमर की बात किया जाए तो प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसको ये शाकाहारी होता है, हेर्बिवोर्स, और ये पैरासाइट होते हैं जो सीधे प्रोड्यूसर का भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाय है, बकरी है, हिरन है, खरगोश, और यहाँ पर जो ग्रास आता है। वही सेकेंडरी की बात किया जाए तो यहाँ पर मांसाहारी, ये प्राय मांसाहारी जंतु होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मालूम है ये मेढक होते हैं। मेढक किसको खाते हैं जी, ये इस टिग्या को खाते हैं। और ये जो मछली है, मछली भी टिग्या को खाते हैं, है ना। और ये जो बिल्ली है, बिल्ली किसको खा सकते हैं, खरगोश। और ये जो लोमड़ी है, ये लोमड़ी हिरन को खा सकते हैं, बकरी को खा सकते हैं, गाय को खा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी शाकाहारी को खाते हैं, वो हुआ आपका मांसाहारी, ठीक है। और अब इसके बाद आता है तृतीय। तो तृतीय में क्या होते हैं, वे कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, ये वे होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर के क्या करते हैं, खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये सर्प है और चिड़िया है। आपको मालूम है कि सर्प किसको खाते हैं, मेढक को खाते हैं, ठीक है। ये जो चिड़िया है, या बिल्ली मर जाती है, लोमड़ी से क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं। ये सर्प मछली भी खा सकता है और मेढक भी खा सकता है, ठीक है। और वही बात हम ये भी टॉप ओमनीवोर्स की बात किया जाए तो ये क्या करते हैं, अन्य जो कंज्यूमर होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, परंतु इनको कोई नहीं खाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो शेर है, ये शेर है, इन सब को खा सकते हैं। बाज भी इस चिड़िया को या सर्प को खा सकता है, लेकिन इस दोनों को कोई नहीं खा सकते। तो उसको बोलते हैं टॉप ओमनीवोर्स कहा जाता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है डिकम्पोजर, जिसमें बैक्टीरिया और कवक को रखा गया है। तो डिकम्पोजर या जो मृत जीव अन्य परपोषी जीव होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया या कवक होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और कंज्यूमर के समान अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के गौण श्वसन पाचन से सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है और इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डिकम्पोज वाले फार्म है, आप देखेंगे यहाँ पे ताप, नमी वगैरह के प्रभाव से यहाँ पर आपका मशरूम के एग्जाम्पल कवक है, मशरूम, इससे आप समझ सकते हैं ये मशरूम का यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। तो मशरूम कवक है, ये डिकम्पोजर वाले फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आज का जो पहला लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट जो
सेकंड जो आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें आपका पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जहाँ पे हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पिरामिड, और इसमें ऊर्जा के 10% के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे, और साथ में कार्बन साइकिल के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से आपका सेकंड जो लेक्चर रहेगा उसमें ये खत्म हो जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो आपका जो भी प्रश्न रहेगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये शेयर जरूर करें।